मैं डॉक्टर नीरज गोयल अरमापुर पीजी कॉलेज के वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस के संबंध में चर्चा करना। लोक वित्त के संबंध में पूर्व में भी कई चर्चाएं कर चुका हूँ। इस संबंध में आज मैं आपके समक्ष लोक वित्त एवं अर्धविकसित राष्ट्र पब्लिक फाइनेंस एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा विदित होगा कि संसार में अनेक प्रकार के देश हैं। कुछ विकसित अर्थव्यवस्था के तहत आते हैं, कुछ अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। सभी देशों में सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के विकास के कार्य किए जाते हैं, परंतु वो विकास के कार्य की जो गति है, उसकी जो सीमा है, उसके जो उद्देश्य हैं, उसका जो महत्व है, वो अलग अलग है। हर प्रकार के सरकार की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। हर देश के नागरिकों की कर देय क्षमता, नागरिकों की आय क्षमता, नागरिकों की व्यय क्षमता अलग है। क्योंकि भारत एक अर्धविकसित अल्प विकसित देशों के श्रेणी में आ रहा है, विकासशील देश के रूप में है, विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए भारत की तरफ से अगर देखा जाए, भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो भारत में विकसित राष्ट्र की ओर जाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी विषय पे हम यहाँ पर विचार करें। अर्थविकसित राष्ट्रों की अगर हम अवधारणा के बारे में देखें, कंसेप्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में, तो हम देखते हैं कि एक विद्वान अर्नोल्ड टायनबी, जो महान इतिहासकार हैं, उनका मत है कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में 20वीं शताब्दी उल्लेखनीय रहेगी। अपने युद्ध या अणु बमों के कारण नहीं, बल्कि अपने पहले युग के कारण, जो सभ्यता के विकास से है, जहाँ पर मानव सभ्यता का उपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए करेगा। आज का युद्ध जो है वो अणु बमों से ज्यादा आर्थिक विकास की गति के संबंध में है। किस प्रकार से सभ्यता को अधिक से अधिक विकसित किया जाए, किस प्रकार से समाज का विकास किया जाए, किस प्रकार से समाज में असमानता को खत्म किया जाए, किस प्रकार से समाज के सभी वर्ग को शिक्षित किया जाए, किस प्रकार से समाज के सभी वर्ग को रोजगार उपलब्ध किया जाए, ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इस तरफ हम अगर ध्यान देते हैं, औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र नैतिक दृष्टि से यह अनुभव करने लगे हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी कम विकसित देशों की सहायता करनी चाहिए। विकसित राष्ट्रों पर विश्व के अविकसित राष्ट्रों की सहायता हेतु आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। इस कार्य हेतु अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना भी कही गई है। आज समय ये है कि एक राष्ट्र दूसरी राष्ट्र की मदद कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों की ये विचार किया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा जा रहा है कि सभी राष्ट्रों को विकसित किया जाए, जिससे कि संपूर्ण विश्व का विकास हो। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक बात उठ के आती है कि अर्ध विकसित राष्ट्र का अर्थ क्या है। तो अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। उन परिभाषाओं का अध्ययन करना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम उनका पूरा निचोड़ देखें, जिस्ट देखें, तो अर्धविकसित राष्ट्र वह हैं
जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो, का कम प्राकृतिक साधन हो परंतु पूर्ण विद्रोहन न हुआ हो, पूंजी निर्माण की गति धीमी हो, रहन सहन का स्तर निम्न हो तथा वहाँ के निवासी जीवन स्तर के बढ़ाने में उत्साहपूर्ण ढंग से पूंजी, श्रम, साहस व अन्य साधनों का मितव्ययितापूर्ण ढंग से प्रयोग करने में संलग्न। अगर हम देखें सभी परिभाषाओं को अर्धविकसित राष्ट्र की परिभाषा के दृष्टि से, तो बताया गया है तमाम विद्वानों के विचारों के आधार पर कि अर्धविकसित राष्ट्र वो राष्ट्र हैं जहां जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक। ऐसे देश जिनके यहाँ पॉपुलेशन की गति वहाँ के खाद्यान्न के विकास की गति से तीव्र। जनसंख्या के संबंध में महान अर्थशास्त्री माल्थस जी ने कहा था कि जनसंख्या के बढ़ने की गति ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से है, गुणोत्तर विधि से है, जबकि खाद्यान्नों की बढ़ने की गति जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से है, अंकगणितीय। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या की बढ़ने की जो गति है वो तीव्र से तीव्रतम, वो 0, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से बढ़ती है। और वहीं जनसंख्या हमारी 1, 2, 3 मतलब जनसंख्या की गति जो है वो तीव्र है और साधन की गति बहुत ही स्थिर और स्लो, जिससे कि धीरे धीरे विकास की गति धीमी पड़ जाती है, क्योंकि संपूर्ण साधन अधिक जनसंख्या के कारण सहन नहीं कर पाता। कम प्राकृतिक साधन हो परंतु पूर्ण विद्रोहन न। एक समस्या यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक साधन हैं या जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास उस ढंग की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस प्रकार की मैन पावर नहीं है जिसका हम उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन की गति है वो बहुत धीमी। कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण से ही देश का विकास होता है। जैसा कि लोग कहते हैं पैसे से पैसा बनाया जाता है, तो कैपिटल से कैपिटल होती है। हमारे देश में या अर्धविकसित देश में पूंजी तो है, लेकिन पूंजी का जो फ्लो है, पूंजी का जो फॉर्मेशन है, पूंजी का जो बहाव है वो धीमा है, जिससे कि कैपिटल का विकास ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इन लोगों का जो लो लिविंग स्टैंडर्ड रह जाता है, रहन सहन का स्तर बहुत निम्न रह जाता है। उनके पास जो है वहाँ के निवासी जीवन स्तर बढ़ाने में उत्साहपूर्ण ढंग से पूंजी, श्रम, साहस, अन्य साधनों का कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो साधन है उत्पादन के, जिसको हम पूंजी कैपिटल कहते हैं, लेबर कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देखते हैं, उसका ये मितव्ययितापूर्ण इकोनॉमिकल यूज। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अर्धविकसित राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं परंतु बहुत संभावनाएं हैं। अगर इनका सही प्रकार यूज किया जाए तो देश का विकास, आर्थिक विकास तेजी से किया जा सकता है। अगर हम इन परिभाषाओं के आधार पर देखें तो हमें अर्धविकसित राष्ट्रों में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम एक पॉइंट के रूप में देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे अर्धविकसित राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 अगर हम देखें तो जनसंख्या का अधिक, जैसा हमने आपको बताया, ओवर पॉपुलेशन रहती है। आश्रितों की अधिकता, जो हमारे पर डिपेंडेंट हैं, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। यहाँ अधिक वृद्ध होते हैं, अधिक बच्चे होते हैं और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। मतलब जितने भी अर्धविकसित राष्ट्र हैं उनमें पॉपुलेशन तो अधिक है ही है, पॉपुलेशन के साथ साथ जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो इसको हम अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के रूप में मान लें, बूढ़े बच्चों के रूप में मान लें, उनकी संख्या अधिक होती है। और पॉपुलेशन की अधिकता के कारण वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बराबर बना रहता है।
तो इसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनके यहाँ ऊंची जन्म दर भी, हमारी जो डेथ रेट है और चाहे हमारी जन्म दर बर्थ रेट है, दोनों हाई लेवल की है। यहाँ पर निवासी ज़्यादातर गांव के रहने वाले होते हैं, यहाँ पर निवास गांव का होता है। यहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या ओल्ड टेक्नोलॉजी या एंशिएंट टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज है उसका बहुत अभाव है, जिसको हम कहें लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जिसके कारण अर्धविकसित राष्ट्र का विकास में बहुत बड़ी बाधा आती है। ऐसे देशों में जो अर्धविकसित हैं उनको अगर हम देखें तो यहाँ अपर्याप्त परिवहन, वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का बहुत अभाव है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वहाँ अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर बहुत कम है, जो अनट्रेन्ड लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ऐसे श्रमिक हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होती है, कृषि की प्रधानता रहती है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री की जो विकास की गति है वो बहुत स्लो होती है। इसीलिए औद्योगिकरण का जोर दिया जाता है। जो देश में औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है वो देश बहुत तेजी से विकास है। इसीलिए कृषि क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद वाणिज्यिक क्रांति आई थी। तो जहाँ जहाँ ये क्रांति का तीव्र प्रभाव पड़ा वो देश विकसित देश है। निर्यात पर निर्भरता, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर निर्यात पर हम निर्भर रहते हैं, आयात पर निर्भर रहते हैं। यहाँ बेकारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और अनएम्प्लॉयमेंट में अर्ध अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहा जाए 100% नहीं, कुछ परसेंट बेरोजगार रहते हैं, कुछ दिन बेरोजगार रहते हैं। यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत कमी। ऐसे देश जो अर्ध विकसित देश हैं आज भी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के आधार पर छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से काम कर रहे हैं। यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कमी के कारण इनका विकास धीमे धीरे से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के साधन यूज नहीं पाते। यहाँ पर इनके पास जो है लिमिटेड बैंकिंग रिसोर्सेज होते हैं, बैंकिंग, और इनके पास एक बहुत बड़ी है ये आर्थिक कुचक्र, जिसको हम कहें आर्थिक कुचक्र के रूप में ये लोग फंसे रहते हैं। एक सर्किल बन जाता है, एक इकोनॉमिकल सर्किल होता है, जिस सर्किल में फंस करके ये देश अपना नुकसान करते चले जाते हैं। इनके पास पूंजी की कमी होती है। जो सर्किल होता है उस सर्किल का अगर हम रूप देखें तो हम पाते हैं कि उस सर्किल में सबसे पहले हमारा जो है कैपिटल की कमी होती है, लैक ऑफ कैपिटल रहती है। लैक ऑफ कैपिटल के कारण हमारी जो है लो प्रोडक्टिविटी, निम्न स्तरीय उत्पादकता रहती है। निम्न स्तरीय उत्पादकता के कारण हमारी जो लो रियल इनकम होती है, निम्न वास्तविक आय रहती है, और निम्न वास्तविक आय के कारण हमारी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, कस्टमर की या जनता की जो परचेजिंग पावर है और उनकी जो बचत क्षमता है, उनकी जो सेविंग कैपेसिटी है वो बहुत लो हो जाती है। और उसके बाद हमारे उसका प्रभाव ये पड़ता है कि लो कैपिटलाइजेशन होता है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और कैपिटल फॉर्म तो ये एक चक्र का रूप ले लेता है कि कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल हुआ, लैक ऑफ कैपिटल के इफेक्ट से लो प्रोडक्टिविटी हुई, लो प्रोडक्टिविटी के अभाव से लो इनकम रही, लो इनकम के प्रभाव से लो परचेजिंग पावर, लो सेविंग पावर रही, और लो सेविंग पावर के कारण लो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, जिसके चक्र में हम फंसे रहते हैं और निरंतर उस चक्र में फंस करके बर्बाद होते चले जाते हैं। उसके बाद इन देशों को अगर हम देखें तो इन देशों में लैक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा की बहुत कमी है। यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव रहता है। यहाँ पर लोगों को अपने अधिकार की अज्ञानता, इनको अपने राइट्स का ज्ञान नहीं है, अपने ड्यूटीज़ का ज्ञान नहीं है। ये लोगों के अज्ञानता में जीते हैं। इनकी जो प्रशुल्क पॉलिसी है, जो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी तमाम प्रकार की डिमेरिट्स हैं। यहाँ पर जो है क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का कमी रहती है। साधनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम है।
उनमें बहुत धीमे धीमे विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आय जो सबसे बड़ी बात है, हमारा नेशनल इनकम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस एवं अंडर डेवलप कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में और इनके रिलेशंस के बारे में, इनके संबंध में अर्धविकसित राष्ट्रों के बारे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में बृहद चर्चा की। अन्य समय में फिर इस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।